Welcome, Matrices Part 12. In this part, we are going to discuss entire matrix and determinant in one video. Means we want to revise from determinant to matrices. So you must go through the complete video, पूरा लास्ट तक देखिए पेशेंसली, और ताकि आपको एक ही वीडियो में सारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का एक रिव्यू हो जाए, पूरा एक जगह कलेक्शन हो जाए। और जब रिव्यू होता है, फिर से डिस्कस होता है, तो बहुत सारा चीज़ नया चला आता है, इसलिए नया भी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो इसलिए बढ़िया से पेशेंसली देखिए और पूरा देखिएगा, तब आपको सारा एक साथ कलेक्शन मिलेगा। तो देखिए, ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में दो चीज़ हैं। एक है डिटर्मिनेंट, एक है आपका डिटर्मिनेंट, और दूसरा है मैट्रिक्स। ठीक है। ये मैट्रिक्स का प्लूरल को लिखते हैं हम लोग मैट्रिसेस, और डिटर्मिनेंट का प्लूरल लिखना हो तो सिंपली एस लगाएंगे, डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, वन बाय वन हम लोग देखेंगे पहले कि ये डिटर्मिनेंट क्या है, मैट्रिसेस क्या है। फिर हम लोग समझेंगे कि दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। फिर हम लोग उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस के, वो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो स्पेशल टाइप के मैट्रिसेस हैं जैसे कुछ स्पेशल टाइप का है ना, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। और उसके बाद हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस फॉर सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ तक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके। तो आप पेशेंसली धीरे धीरे देखिए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है तो पढ़ चुके हैं पहले भी। ये एक स्क्वायरल अरेंजमेंट है, नंबर्स को एक स्क्वायर फॉर्म में अरेंज किया जाता है। ये एक स्क्वायरल अरेंजमेंट है, रिटन इन बिटवीन टू वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड ए डिटर्मिनेंट। इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी सेम। इफ नंबर्स आर रिटन इन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स इन बिटवीन टू वर्टिकल लाइन, then it is called a determinant. It is a determinant having 2 rows 2 column, so it is called a determinant of order 2 or 2 cross 2 determinant. ठीक है। These 2 3 4 5 these are called its elements. Similarly, determinants may be of 3 rows 3 columns, 3 रो 3 कॉलम भी हो सकता है। नंबर ऑफ रोज जितने हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम्स भी होना चाहिए। उसको अगर दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखें तो उसको हम लोग एक डिटर्मिनेंट बोलते हैं। दिस इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो समझ गए। इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, इसको सेकेंड रो, इसको थर्ड रो, इसको फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। रोज को R1 R2 R3, कॉलम को C1 C2 C3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। और ये मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स इज ए ऐसा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स रिटन इन बिटवीन टू वर्टिकल लाइन्स, नॉट हियर रिटन इन बिटवीन टू ब्रैकेट्स। डिटर्मिनेंट को दो लाइन के बीच में लिखते हैं, जबकि मैट्रिसेस को दो ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं। मैट्रिक्स इज ए rectangular arrangement of numbers
यहाँ नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 is a matrix. In this matrix there are 2 rows but 3 columns, so it is called a 2 cross 3 matrix. ये मैट्रिक्स में 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायरल अरेंजमेंट ऑफ नंबर, वेयर एज मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। Determinants, numbers are written in between 2 vertical lines. In matrices, numbers are written in between 2 brackets. Okay. Secondly, as I said, matrix is a rectangular arrangement. ठीक है, रेक्टेंगल में अगर ये इस तरह का हो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हुआ? इज ए स्क्वायरल अरेंजमेंट। क्या स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है? यस, स्क्वायर इज ऑलरेडी ए रेक्टेंगल, इज नॉट इट? तो अगर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है तो उस रेक्टेंगल का एक पर्टिकुलर केस स्क्वायर होता है, तो इसमें स्क्वायर भी हो सकता है। समझ रहे बात? डिटर्मिनेंट में सिर्फ स्क्वायरल अरेंजमेंट ही होता है, मैट्रिक्सेस में रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, बट उसका एक पर्टिकुलर केस रेक्टेंगल में अगर आपका लेंथ ब्रेथ सेम हो जाए, माने नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम हो जाए, तो स्क्वायर बन जाता है। तो वो स्क्वायरल अरेंजमेंट भी हो सकता है इन केस ऑफ मैट्रिक्स। दिस इज ऑल्सो ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। स्क्वायर है तो ऑलरेडी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इन दिस केस दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मीन्स इन ए मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स मे डिफर, मे नॉट डिफर, रोज कॉलम्स सेम भी हो सकता है। तो इन दिस केस इट इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, 3 रो 3 कॉलम है, तो इसको हम लोग ऑर्डर 3 क्रॉस 3 बोलते हैं, और इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर रोज एंड कॉलम्स आर सेम, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, है ना? इन दैट केस इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स में जरा देखिए। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें ये देखिए, दिस इज कॉल्ड डायगोनल, डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें भी ये उसका डायगोनल है। जैसे आप बोलेंगे कि स्क्वायर में 2 डायगोनल होता है ज्योमेट्री में, नहीं, ये मैट्रिसेस में एक ही डायगोनल लेते हैं इधर से, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। दिस इज कॉल्ड ए डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। तो डायगोनल होता है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में, इसका डायगोनल नहीं होगा, इसका डायगोनल नहीं होगा। एंड दीज आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। ये जो 2 6 10 लिखा हुआ, दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज डायगोनल, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स एंड डायगोनल एलिमेंट्स। अब देखिए, एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं यहाँ, इज ए मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इक्वल देने की जरूरत नहीं बीच में, इसका इक्वल नहीं है वो, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट डायगोनल। डायगोनल को छोड़ करके बाकी सब एलिमेंट्स 0 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर देयर, रेस्ट एलिमेंट्स आर 0। नाउ इन ए डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए एक डायगोनल मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं, इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। is a diagonal matrix.
all elements are 0 except the diagonal, so it is a diagonal matrix. But here diagonal elements are same. In this case it is called a scalar matrix. समझे बात? Now I am writing a scalar matrix 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 is a scalar matrix. सारा डायगोनल एलिमेंट सेम है तो ये स्केलर हुआ. बट हियर एलिमेंट्स आर 1 1 1. तो स्केलर मैट्रिक्स में अगर ये सारा एलिमेंट 1 हो तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स और इसको लिखते हैं I3. इट इज़ ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, सो इट इज़ रिटन एज I3. सिमिलरली व्हाट विल बी I2? मीन्स इट इज़ ए यूनिट मैट्रिक्स, means scalar matrix with diagonal elements 1 is a unit matrix of order 2. It is written as I2. उसी तरह से I3 I4 भी लिख सकते हैं. तो ये बात समझे कि किस तरह से डिटर्मिनेंट को लिखा जाता है, किस तरह से मैट्रिसेस को लिखा जाता है, उसका डायगोनल क्या होता है, उसके कुछ टाइप्स हुए, है ना. अब थोड़ा आगे देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप पेशेंसली देखिए. सारा चीज़ को जब एक जगह रिव्यू करना है तो वीडियो तो लंबा होगा, लेकिन सारा चीज़ एक जगह आ जाएगा. आप भी इस तरह से रिवीजन कीजिएगा. ज़रा देखिए अब नेक्स्ट. जैसे ये एक डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 2 का, इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग. इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 5, माइनस लगाते हैं बीच में, फिर इधर से 4 × 3 12. तो ये रिजल्ट आ गया -2. दिस -2 इज कॉल्ड इट्स वैल्यू. समझ गया व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट. उसी तरह से ये थर्ड ऑर्डर है, इसका भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं. थर्ड ऑर्डर का वैल्यू कैसे निकालते हैं? वी एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट थ्रू एनी रो और एनी कॉलम. किसी रो या किसी कॉलम के थ्रू उसको एक्सपेंड कर देते हैं और उसका फिर सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आता है दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. जैसे यू कैन एक्सपेंड इट थ्रू R1 R2 R3 और C1 C2 C3. किधर से भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं. किधर से एक्सपेंड करना चाहते हैं? चलिए C3 से एक्सपेंड कीजिए. लेट अस एक्सपेंड थ्रू C3. तो C3 से कीजिएगा तो जैसे 3 इंटू ये 3 लिखेंगे इंटू को फैक्टर ऑफ 3 प्लस ये 6 लिखेंगे इंटू को फैक्टर ऑफ 6 प्लस ये 9 इंटू को फैक्टर ऑफ 9. इस तरह से ये आपका हो जाएगा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू. जैसे आप फर्स्ट रो के थ्रू तोड़ना चाहते हैं तो 1 इंटू को फैक्टर ऑफ 1 प्लस 2 इंटू को फैक्टर ऑफ 2 प्लस 3 इंटू को फैक्टर ऑफ 3 कर दीजिएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा. आप ऐसे तोड़ना चाहते हैं 1 इंटू को फैक्टर ऑफ 1 प्लस 4 इंटू को फैक्टर ऑफ 4 प्लस 7 इंटू को फैक्टर ऑफ 7. सब वैल्यू सेम आएगा चाहे आप जिधर से तोड़िए. आप ऐसे तोड़िए, इसके थ्रू तोड़िए 7 इंटू को फैक्टर ऑफ 7 प्लस 8 इंटू को फैक्टर ऑफ 8 प्लस 9 इंटू को फैक्टर ऑफ 9 सेम आएगा. और थोड़ा सा और इसको बता दें, को फैक्टर ऑफ 3 इसका को फैक्टर आपको लेना है. तो को फैक्टर कैसे लेते हैं? पहले -1 लिखते हैं. अब -1 के पावर ये जो 3 है ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है. तो यहाँ फर्स्ट रो प्लस थर्ड कॉलम, -1 का पावर लिखेंगे 1 + 3 और ये डिटर्मिनेंट का साइन देंगे और ये 3 का रो और 3 का कॉलम को छोड़ देते हैं और ये जो बचा द रिमेनिंग एलिमेंट्स विल बी रिटन एज ए डिटर्मिनेंट. ये होगा आपका को फैक्टर ऑफ 3. समझे? इसी तरह से 6 इंटू को फैक्टर ऑफ 6 लिख सकते हैं. को फैक्टर ऑफ 6 होगा -1 का पावर, ये 6 है सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट
सेकेंड रो, थर्ड कॉलम, और डिटर्मिनेंट में ये 6 का रो 6 का कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा 1 2 7 8। 1 2 7 8 वी राइट एज ए डिटर्मिनेंट। ये हो गया 6 का कोफैक्टर। उसी तरह से 9 का कोफैक्टर लिख सकते हैं, फिर पूरा को सिंप्लीफाई कर देंगे, जो आएगा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। तो इस तरह से एक डिटर्मिनेंट का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, वेदर इट इज़ ऑफ ऑर्डर 2 और इट इज़ ऑफ ऑर्डर 3। अब ये तो वैसे ही निकलेगा जैसे सेकेंड ऑर्डर का निकालते हैं, 4 × 8 - 7 × 5। ठीक, ये बात आप समझे। लेकिन आप बोलिएगा कि इस मैट्रिसेस का हम लोग वैल्यू निकाल लें। नो, मैट्रिसेस का कोई वैल्यू नहीं निकलता है, वो चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों ना हो। आप बोलिएगा ये स्क्वायर है तो उसका निकला नहीं, मैट्रिक्स में भी तो रो कॉलम बराबर हो सकता है, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल्सो वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं निकलता है, वैल्यू निकलता है सिर्फ डिटर्मिनेंट का। ये दोनों के बीच में एक बड़ा डिफरेंस है। In a determinant, rows and columns are always same. It is a squirrel arrangement. In case of matrix, number of rows and columns may vary. अलग अलग हो सकता है. Sometime may equal. In that case, in particular case, it is square matrix. But here always rows and columns are same. ये एक डिफरेंस है। दूसरा, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, आगे देखिए तीसरा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी इम्पॉर्टेंट है, जितना रिजल्ट आएगा एक एक करके आप दिमाग में सबको सेट करते जाइए। जैसे ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को जनरली डेल लेटर से डिनोट करते हैं, या तो फिर कैपिटल लेटर ABCD से डिनोट करते हैं। वैसे मैट्रिसेस को भी जनरली कैपिटल लेटर से लिखते हैं, मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स C, ऐसे करके। चलिए, ये तो नोटेशन हुआ। ये जैसे एक डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को अगर आप एक कांस्टेंट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? ये 5 इस डिटर्मिनेंट का किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। किसी कॉलम ले लीजिए, चलिए ये कॉलम ले लीजिए, ये कॉलम में कोई चेंज नहीं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 25। इस तरह से अगर एक मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको किसी एक रो या किसी एक कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप उसको एक रो में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 15, ये एज इट इज रहेगा। ऐसा किसी भी रो या किसी भी कॉलम, एक रो या एक कॉलम के सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू भी उतना ही आएगा जितना इसका है। देखिए तो कितना आएगा, ये हो गया 50। अच्छा, 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 5 टाइम्स रहेगा, है ना? ठीक है, नहीं वो वैल्यू तो डिफ़र करेगा, 5 से मल्टीप्लाई किए तो वैल्यू तो डिफ़र करेगा ना। तो अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी कॉलम या किसी रो के सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, वैल्यू डिफ़र कर जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई किए तो इसका 5 गुना आएगा, नहीं? देखिए तो कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा 60। 50 - 60 -10 आ जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई हुआ ना, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई हुआ। वैल्यू डिफ़र करेगा, वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई किया तो उसका वैल्यू 5 गुना हो जाएगा, इसका जो वैल्यू था उससे 5 गुना हो जाएगा, इसका भी लेकिन वही रहेगा, ये दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। देखिए तो ये कितना हुआ 50 और ये 60 -10, ये दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। माने आप चाहे किसी कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए या रो में मल्टीप्लाई कीजिए, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ रहे बात? तो डिटर्मिनेंट में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट को? किसी रो या किसी कॉलम में। ठीक है, इसी तरह से जब कॉमन लेते हैं, अगर कॉमन लेके कोई नंबर बाहर करना हो तो किसी रो या किसी कॉलम के सब एलिमेंट से कॉमन लेंगे। जैसे इससे 5 कॉमन लेके बाहर कर देंगे, ठीक है,
तो फिर ये आ जाएगा, इसमें से 5 कॉमन लेंगे, बाहर कर देंगे तो फिर ये आ जाएगा। तो किसी रो या कॉलम के सब एलिमेंट से कॉमन लेना पड़ता है, ठीक। अब आइए मैट्रिक्स पर। ये मान लीजिए आपका मैट्रिक्स ए है, आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 5 से। इसमें क्या किए थे, कोई एक कॉलम या रो में मल्टीप्लाई कर दिए थे। इन केस ऑफ मैट्रिसेस अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट उस मैट्रिक्स का किसी एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई नहीं होगा, सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। दिस 5 will be multiplied with all the element 10, 30, 40, 25, 3 into 5 ना 15, 4 into 5 20, 5 into 5 6 into 5 7 into 5, इस तरह से सब एलिमेंट के साथ वो 5 आपका मल्टीप्लाई होगा, ना कि कोई एक रो या एक कॉलम। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सब में मल्टीप्लाई होगा, और इसमें कोई एक रो या एक कॉलम में। अब उसी तरह से जब कॉमन लीजिएगा मैट्रिसेस में तो सब एलिमेंट से कॉमन होगा, तब वो बाहर आएगा, और इसमें कोई एक रो या कॉलम से ही कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं। एक बड़ा डिफरेंस है। इसके बाद जरा इसको बैठाते हैं। ये डिफरेंस समझे तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। देखिए मैट्रिक्स नहीं, पहले डिटर्मिनेंट पर आइए। डिटर्मिनेंट में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक डिटर्मिनेंट होल्ड करता है। जैसे ये डिटर्मिनेंट है, पहला कि डिटर्मिनेंट का अगर रोज़ को कॉलम और कॉलम को रोज़ में चेंज कर दें तो उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ये फर्स्ट रो है ना, उसको आप फर्स्ट कॉलम में लिख दिए, ये सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम में लिख दिए, ऐसा। तो देखिए रो आ गया आपका कॉलम में और कॉलम आ गया ऑटोमेटिकली रो में। अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो इसका जो वैल्यू है इसका वैल्यू भी वही होगा, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। 10 - 12 वही -2 रहेगा। समझ गए बात। दूसरा, अगर कोई रो, दो रो या कॉलम को अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं, रो को कॉलम, कॉलम में को रो में चेंज कर दिए हो तो ठीक है, लेकिन अगर इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे ये फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दीजिए, फर्स्ट रो के जगह पर आप लिख दीजिए 4 5 और सेकंड रो के जगह पर हो गया 2 3, तो ये हो गया फर्स्ट और सेकंड रो का इंटरचेंज, अदला बदली। इसमें क्या होगा कि इसका वैल्यू उतना ही आएगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें -2 था ना, इसमें 2 आएगा। देखिए 12 - 10 2 आएगा इसका वैल्यू। वैल्यू तो सेम रहेगा न्यूमेरिकली, लेकिन उसका साइन चेंज होगा। उसी तरह से अगर दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू सेम रहेगा न्यूमेरिकली, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा। इसमें अगर -5 आ रहा है तो इसमें +5 आएगा, इसमें 5 आ रहा है तो इसमें -5 आएगा। ये चीज़ आपको जानना है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, जैसे ये एक डिटर्मिनेंट है, इसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम को अगर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और किसी दूसरा रो या कॉलम में हम लोग जा करके उसको ऐड कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। नहीं समझे बात। ये जो फर्स्ट रो है इसको R1 से डिनोट करते हैं, हम कह रहे हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और R2 के साथ ऐड कर दीजिए और उसको R2 के जगह पर लिखिए।
ऐसा। तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। जरा देखिए तो R1 तो ठीक है अपने जगह पर, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कीजिए, 4 इसमें ऐड होगा 2 × 2 4, फिर यहाँ है 5 इसमें ऐड होगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, ये बना। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, वैल्यू सेम रहेगा। देखिए सेम रहता है यानी 2 3, ये कितना हुआ 8 और ये 11, 22 और ये कितना हो गया 24। तो 22 - 24 वही -2। तो किसी रो में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरा रो में अगर आप ऐड कर देते हैं तो उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। सेम चीज़ आप कर सकते हैं कॉलम में, किसी एक कॉलम के एलिमेंट को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम के एलिमेंट के साथ अगर ऐड करके लिख देते हैं तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। यही सेम चीज़ लागू होगा ऑर्डर 3 वाला में। ये 2 वाला समझने में आपको आसान हुआ। इसी तरह से 3 रो 3 कॉलम वाला है तो उसमें भी होगा, किसी रो के एलिमेंट को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरा रो के एलिमेंट के साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। या फिर किसी कॉलम के एलिमेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरा कॉलम में आप जोड़ सकते हैं। सेकेंडली देखिए, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किए R1 को और R2 में जोड़े, ठीक है। अगर -2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ते तो ये माइनस हो जाता सिंपली। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने की बात है ना, कांस्टेंट में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। अगर नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे में जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट में किसी एक रो के एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। कांस्टेंट नेगेटिव हुआ तो ऑटोमेटिकली घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझे बात। दूसरा, ये कांस्टेंट तो 1 भी हो सकता है। तो अगर 1 हुआ तो सिंपली 2 रो को ऐड कर दिए। ये -1 भी हो सकता है, -1 होने से सिंपली एक रो से दूसरा रो को घटा दिए। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट में किसी एक रो के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के एलिमेंट में अगर जोड़ के लिख देते हैं या घटा के लिख देते हैं तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ कांस्टेंट 1 और -1 हो गया। ये एक बड़ा प्रॉपर्टीज़ है जो एक डिटर्मिनेंट में होता है, डिटर्मिनेंट्स होल्ड करता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बार बार गलती होता है। हम बताए कि पूरा रिव्यू देखिए तो कुछ कुछ नया चीज़ आएगा। देखिए, जैसे हम ये बताए कि ये है R1 को आप एक 2 से मल्टीप्लाई कर लिए और R2 में ऐड कर दिए, R2 में लिख दिए। डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, वही आएगा -2, ठीक है। R1 को 2 से मल्टीप्लाई किए और R2 में ऐड किए और उसके बाद R2 में लिखे तब तो ठीक है। अगर आप R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करके R1 में लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप अगर इसके जगह पर ऐसा करते हैं कि R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करके R1 में लिखते हैं, ऐसा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी में मत लिखिएगा उसको। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो सारा एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो फिर तो 2 से डिवाइड भी हो जाएगा ना, इसलिए। तो फिर एक जैसे 2 से मल्टीप्लाई किए तो एक 1/2 आएगा आगे, समझ रहे बात। तो जैसे R1 से मल्टीप्लाई किए, R2 में ऐड किए ना, तो R1 में आप नहीं लिखेंगे, R2 में लिखेंगे, ये होगा, तभी आपका वैल्यू सेम रहेगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। ये एकदम दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो सेम थिंग कैन बी डन फॉर ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। जनरली 3 का ही यूज़ होता है, 2 और 3 का, 4 का नहीं यूज़ होता है। यूज़ होगा तो सेम चीज़ एक्सटेंड करेगा आगे। चलिए, एक और, एक मैट्रिक्स एक डिटर्मिनेंट का किसी रो या किसी कॉलम का सब एलिमेंट अगर 0 है
और थर्ड ऑर्डर का भी हो सकता है, जैसे 2 3 5 0 0 0 6 1 2 ऐसा है। तो ये सब का वैल्यू जो है ना 0 होगा। किसी रो या किसी कॉलम का सब एलिमेंट अगर 0 है तो उसका वैल्यू सीधा 0 कर दीजिए। कॉलम 2 से अगर एक्सपेंड करें तो 0 इंटू को फैक्टर ऑफ 0, 0 इंटू को फैक्टर ऑफ 0 प्लस 0 इंटू को फैक्टर ऑफ 0, 0 तो आएगा ही। एक डिटर्मिनेंट का अगर कोई दो रो और कोई दो कॉलम अगर सेम हो, जैसे यहाँ पर फिर से आ गया 2 3 4 ऐसा, देखिए यहाँ ये फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है तो इसका वैल्यू एकदम 0 आएगा। अगर कोई दो रो आइडेंटिकल है वैल्यू 0, कोई दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो भी वैल्यू 0 आएगा। तो ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो आपको जानना था। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप देखें कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में बेसिक क्या डिफरेंस है, कैसे लिखा जाता है दोनों को, क्या क्या टाइप्स हैं। मैट्रिसेस में एक रो भी हो सकता है, एक ही रो है, ऐसे मैट्रिक्स भी होता है। 2 3 5 इज ए मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना है? एक रो 3 कॉलम। मैट्रिक्स ऐसे भी हो सकता है, इसमें 3 रो हैं और 1 कॉलम है। दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में अगर सारे एलिमेंट 0 हो ऐसा तो उसको बोला जाता है जीरो मैट्रिक्स और उसको जनरली ओ से डिनोट किया जाता है। मैट्रिक्स में रो कॉलम सेम भी हो सकता है, चलिए स्क्वायर ही है लेकिन सब एलिमेंट 0 है तो इसको बोलते हैं हम लोग जीरो मैट्रिक्स और उसको जनरली 0 से डिनोट करते हैं। चलिए ये बात हुआ। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दो मैट्रिक्स या दो डिटर्मिनेंट को जोड़ते कैसे हैं। जरा दो डिटर्मिनेंट को जोड़िए तो, जैसे एक डिटर्मिनेंट है ये दोनों को जोड़ना है। तो देखिए डिटर्मिनेंट में एक सेकेंड ऑर्डर एक थर्ड ऑर्डर को आप नहीं जोड़ सकते हैं। एक सेकेंड ऑर्डर को ठीक है डिटर्मिनेंट में जोड़ सकते हैं। एक मिनट, जैसे ये दोनों डिटर्मिनेंट को आपको जोड़ना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को जोड़ने के लिए सिंपली इसका वैल्यू लीजिए, इसका वैल्यू लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, काम खत्म। जैसे इसका वैल्यू कितना है 10 - 12 -2 प्लस इसका वैल्यू ले लीजिए 4 - 6 -2, ये जोड़ लीजिए -4, ये आपका ऐड हो गया। इस तरह से डिटर्मिनेंट को ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, जरा देखिए 2 + 1 3, 3 + 2 6, 4 + 3 7, 5 + 4 9, इसका वैल्यू देखिए तो क्या आएगा 3 × 9 ये कितना आ जाएगा 42। तो ये वैल्यू तो नहीं आया आपका। इसका वैल्यू कितना था 10 - 12 -2, इसका वैल्यू कितना था 4 - 6 -2। लेकिन इसको अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दिए, जैसे 2 + 1 कर दिए, यहाँ 3 + 2 कर दिए, सॉरी 3 + 2 कर दिए 5, 4 + 3 कर दिए 7, 5 + 4 कर दिए 9, तो ये कितना हो गया 27 और ये 35 ना, माइनस कर दिया, ठीक है। तो 4 3 7 5 4 9, ठीक है। तो 27 - 35 तो सेम तो नहीं आया, कितना आया ये तो 5 और 3 8 आ गया, -8 आ गया।
तो इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट, अगर दो डिटर्मिनेंट को जोड़ना है तो ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ने का ज़रूरत नहीं है। आप सीधा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए और उसके बाद उसको ऐड कर दीजिए। जैसे इसका वैल्यू निकाल लिए -2, इसका वैल्यू भी निकला -2 और दोनों को ऐड कर दीजिए। अब सवाल है कि अगर ये हम कहना चाह रहे थे एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है जैसे 2, 3, 4, 5, तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कैसे जोड़िएगा? ये मान लीजिए एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो फिर तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड ही नहीं कर पाइएगा ना इसमें। तो सीधा सा है, इसका वैल्यू निकाल लीजिए प्लस इसका वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। इज द वे टू ऐड टू डिटर्मिनेंट। समझ गए बात? चलिए, तो इस तरह से डिटर्मिनेंट को ऐड करते हैं। डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए अलग अलग से और दोनों को ऐड कर दीजिए। लेकिन अगर दो मैट्रिसेस को जोड़ना हो तब क्या कीजिएगा? मैट्रिक्स का तो वैल्यू निकलता नहीं है। अब इसका ये दोनों को अगर ऐड करना तो इसका वैल्यू तो निकलेगा नहीं, इसका वैल्यू तो निकलेगा नहीं, तो फिर ऐड कैसे करेंगे? एक समस्या है मैट्रिसेस में। सबसे पहले दो मैट्रिसेस को हम लोग तभी जोड़ पाएंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। जैसे ये है 2x3 का, ये है 3x2 का, ये दोनों को हम नहीं जोड़ सकते हैं, उस तरह से घटा भी नहीं सकते। दो मैट्रिक्स को जोड़ने या घटाने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे एक मैट्रिक्स ले रहे हैं हम 2, 3, 1, 1, 2, 3। एक दूसरा मैट्रिक्स लीजिए, अगर आपको ऐड करना है दोनों को तो दोनों का ऑर्डर सेम रखना पड़ेगा। 2, 0, 1, 5, 1, 2। दिस इज 2x3, दिस इज ऑल्सो 2x3। तो यस, दे कैन बी एडेड। ये दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। और मैट्रिक्स में ऐड करने के लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। जैसे ये 2 इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये 3 इसके साथ ऐड हो जाएगा, 1 + 1 2, 1 + 5 6, 2 + 1 2, 3 + 2 5, इस तरह से। और ये 2x3, ये 2x3, तो ऐड करने के बाद ये भी 2x3 का ही रहेगा। तो इस तरह से दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, बशर्ते दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इफ टू मैट्रिक्स आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर दे कैन नॉट बी एडेड। घटाने का वैसे ही होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा देंगे। जैसे माइनस होगा बीच में तो यहाँ लिखेंगे 2 - 2, यहाँ लिखेंगे 3 - 0, यहाँ लिखेंगे 1 - 1, इस तरह से घटा देंगे एलिमेंट। तो इस तरह से मैट्रिसेस को हम लोग जोड़ते या घटाते हैं। और डिटर्मिनेंट में सीधा वैल्यू निकाल के उसको, क्योंकि डिटर्मिनेंट का तो वैल्यू निकलता है, तो वैल्यू निकाल के उसको जोड़ या घटाव करते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना और दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दो डिटर्मिनेंट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दो मैट्रिसेस को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दो डिटर्मिनेंट को हम लोग तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम है। जैसे एक डिटर्मिनेंट हम लिखते हैं a1 b1 a2 b2। एक दूसरा डिटर्मिनेंट इधर लिखते हैं, चलिए l1 m1 l2 m2, दोनों का ऑर्डर सेम है। इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने से ये भी एक सेकेंड ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो फर्स्ट कॉलम होगा उसमें ये दोनों जो रो हैं उसको ये फर्स्ट रो के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। a1 l1, देख लीजिए इसको, a1 l1 प्लस b1 m1 m1, फिर यहाँ होगा l2 l1 प्लस b2 m1, ये होगा आपका फर्स्ट कॉलम।
और सेकेंड कॉलम में आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, A1 L2 प्लस B1 M2, फिर A2 L2 प्लस B2 M2, ये होगा आपका मल्टीप्लिकेशन। देखिए कैसे करते हैं, ये दोनों को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। ये मल्टीप्लाई होगा L1 M1 से, ये भी मल्टीप्लाई होगा L1 M1 से, बीच में प्लस होगा। सेकंड कॉलम में लिखने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, ये पूरा को मल्टीप्लाई कीजिए L2 M2 से, दिस इंटू L2 प्लस दिस इंटू M2, फिर दिस इंटू L2 प्लस दिस इंटू M2। ये पूरा मल्टीप्लाई होगा L1 M1 से, यहाँ लिखेंगे। ये पूरा मल्टीप्लाई होगा L2 M2 से, इसको यहाँ लिखेंगे। इस तरह से हम लोग दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, समझे। इसी तरह से अगर 3 रो 3 कॉलम रहता तो भी यही प्रोसेस आगे बढ़ता। ये 3 रो 3 कॉलम 3 रो रहता तो तीनों को मल्टीप्लाई होगा पहले फर्स्ट रो से, यहाँ लिख देंगे, फिर तीनों मल्टीप्लाई होगा सेकेंड रो से, यहाँ लिख देंगे, फिर तीनों मल्टीप्लाई होगा थर्ड रो से, और 3 रो 3 कॉलम का आएगा। तो इस तरह से हम लोग दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन समझेंगे नहीं, ये पूरा को आप L1 M1 से मल्टीप्लाई कीजिए, L1 M1, यहाँ भी L1 M1, बीच में प्लस रहेगा। फिर पूरा को L2 M2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ L2 L2, यहाँ भी L2 L2, बीच में प्लस रहेगा। इस तरह से आप दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब आइए इधर, अब मामला है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का। दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो जो पहला मैट्रिक्स होगा उसका नंबर ऑफ कॉलम, और जो दूसरा मैट्रिक्स होगा सेकंड वाला जिसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसका नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। जैसे ये दोनों मैट्रिक्स है, ये मान लीजिए मैट्रिक्स B है ना, ये मैट्रिक्स B है, इसका नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3, और इसका नंबर ऑफ रो देखेंगे हम लोग, पहला का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरा का नंबर ऑफ रो देखेंगे, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ तो है इक्वल, यस, ये अगर है तो उसको मल्टीप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे। जैसे हम एक यहाँ लिख रहे हैं 2 3 4 5 इज ए मैट्रिक्स, यहाँ हम लिख रहे हैं एक दूसरा मैट्रिक्स लिख रहे हैं 3 1 2 5 1 4, ये 2 क्रॉस 2 है और ये 3 क्रॉस 2 है, 3 रो और 2 कॉलम का। इसका नंबर ऑफ कॉलम 2, इसका नंबर ऑफ रो 3, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। समझे बात? मल्टीप्लाई करने के लिए ये दोनों चीज़ सेम होना चाहिए, पहला का कॉलम दूसरा का रो, तभी मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। दिस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि पहला का कॉलम 3 है, दूसरा का कॉलम, दूसरा का रो, सॉरी, पहला का कॉलम और दूसरा का रो सेम है, तब मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई होके जो मैट्रिक्स बनेगा उसका रो आएगा यहाँ से और कॉलम आएगा यहाँ से। रो will come from first matrix and column will come from second matrix. So इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनेगा। समझ गए बात? 2 क्रॉस 2 बनेगा मतलब इसमें 2 रो होगा और 2
कॉलम होगा। समझिए, इसका जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट होगा, यहाँ देखिए इसमें ऐसे 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा, ऐसा ना, 2 रो और 2 कॉलम में आएगा क्योंकि 2 क्रॉस 2 का बनना है। ये बात समझे। तो यहाँ जो होगा, इसका फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे और यहाँ लिखेंगे फर्स्ट रो, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो विल मल्टीप्लाई विद द corresponding element of first column and added। देखिए 2 into 2 4 plus 3 into 3 9 plus 4 into 4 16। ये होगा आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। समझिए, ऐड करके लिखेंगे जितना होगा। यहाँ लिखने के लिए ये फर्स्ट रो को आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 into 5 प्लस 3 into 6 प्लस 4 into 7, ये होगा आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट। उसी तरह से सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, यहाँ लिखेंगे। सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा? जब पहला का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरा का नंबर ऑफ रो सेम होगा तब, अदरवाइज नहीं। और जो रिजल्टेंट होगा, जो प्रोडक्ट जो आएगा, उसका रो नंबर ऑफ रो होगा पहला मैट्रिक्स से आएगा वो, और नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स से आएगा। तो इस तरह से हम लोग 2 मैट्रिसेस को समझे। इसको हो जाएगा तो अब ये सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 into 2 10 प्लस 6 into 3 18 प्लस 7 into 4 28। ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, यहाँ होगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। तो इस तरह से 2 मैट्रिसेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में एक और ख़ास चीज़ है। जैसे 2 मैट्रिसेस हैं, एक ए है और एक बी है। तो जैसा हम बताइए कि पहला का नंबर ऑफ कॉलम दूसरा का नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, तब मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसका मतलब है कि ए अगर एक मैट्रिक्स है, बी अगर मैट्रिक्स है, तो ए और बी के मल्टीप्लिकेशन को ए डॉट बी लिखते हैं, या सीधा ए बी लिख दिए, मतलब ए और बी का मल्टीप्लिकेशन। तो ये ए बी पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन ना हो। ठीक है, ए बी पॉसिबल नहीं है तो जरूरी नहीं है कि बी ए पॉसिबल नहीं होगा। हो सकता है कि बी ए निकल जाए उधर से, माने बी का नंबर ऑफ कॉलम अगर ए का नंबर ऑफ रो के बराबर है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ए बी बी ए हो सकता है पॉसिबल हो सकता है पॉसिबल ना हो। एक दूसरा, ये जो ए बी निकालेंगे, मान लीजिए हो रहा है, ठीक है, और अगर बी ए निकालते हैं तो दोनों पॉसिबल होना चाहिए। पहली बात तो दोनों पॉसिबल कब होगा? ये तभी होगा जब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका रो के बराबर होगा, इसका रो इसके कॉलम के बराबर होगा। पहला का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के रो के बराबर होगा, यहाँ भी पहला का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होगा। ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तब ए बी और बी ए दोनों ही निकलेगा तो दोनों। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, निकल जाएगा लेकिन अलग अलग वैल्यू आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ए एंड बी इंटू ए मे भी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल। हो सकता है कि सेम आ जाए और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेम आए ही, अलग अलग आएगा। आप 2 मैट्रिक्स ले लीजिए जो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है जिसका,
और आप देखिएगा कि ए बी निकालिए, बी ए निकालिए, मे कम डिफरेंट वैल्यू। तो ए बी मे नॉट बी इक्वल टू बी ए। लेकिन जैसे ए इंटू बी इंटू सी है, जैसे बी और सी को आप मल्टीप्लाई कर लिए और उसके बाद उसको ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर लिए और फिर सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये सेम हो सकता है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो ये एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल प्रोवाइडेड बी सी इज पॉसिबल एंड ए बी इज पॉसिबल। ये संभव होना चाहिए, ये संभव होना चाहिए। तो आप ए को बी सी का प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे ए बी के प्रोडक्ट को सी से मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों प्रोडक्ट सेम आएगा, ये फॉलो होगा, ठीक है। लेकिन ए बी इक्वल टू बी ए मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन मे नॉट होल्ड इन केस ऑफ मैट्रिक्स, बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड्स। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। जैसे ए इंटू कोई मैट्रिक्स बी प्लस सी है, तो ये ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी होगा। लेकिन ए बी पॉसिबल होना चाहिए, ए सी पॉसिबल होना चाहिए, तब उसको हम लोग इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी लिख सकते हैं मैट्रिसेस में। तो ये कुछ मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में था। इसके बाद डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिए, डिटर्मिनेंट का वैल्यूज डिस्कस कर लिए। डिटर्मिनेंट में कुछ क्वेश्चन आता है, उसमें लिखा रहता है, जैसे प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है, तो उसमें लिखा रहता है कि प्रूफ दिस बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आपको उसमें डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज यूज़ करके ही प्रूफ करना, तभी उसमें नंबर मिलेगा आपको, क्योंकि वो देखना चाहता है कि आपको डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज आता है या नहीं, ठीक है। अगर लिखा हुआ क्वेश्चन में बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो आपको प्रॉपर्टीज यूज़ करना ही है, और ना भी लिखा है तो उसमें प्रॉपर्टीज यूज़ करने से कोई हर्ज नहीं है। प्रॉपर्टीज यूज़ करके हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसके बाद उसका वैल्यू निकालना होगा, चाहे जो भी प्रूफ करना होगा कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप समझे। अब डिटर्मिनेंट में और कुछ नहीं बच रहा है, उसका प्रॉपर्टीज़ हो गया, वैल्यू हो गया, उसका सवाल तो अपना वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन तो हो सकता है। अब आगे बचता है मामला मैट्रिसेस का। मैट्रिसेस और वैराइटीज ऑफ मैट्रिसेस होते हैं, उसमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, उसके बाद सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है, उसके बाद इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है। तो ये सब अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इसको आप ठीक से देखिए, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पेशेंस रखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आगे कुछ और चीज़ है मैट्रिक्स से रिलेटेड, आप देखिए। एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, एक मैट्रिक्स में भी स्क्वायरल में भी रेक्टेंगल, इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलिए, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का अगर आप रो को कॉलम में लिख देते हैं, ये जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं, और ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख देते हैं, ये जो मैट्रिक्स बना, इसको बोला जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, और उसको लिखते हैं ए टू द पावर टी। इफ रोज आर चेंज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर चेंज इनटू रो, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, और इसको लिखते हैं ए टू द पावर टी। तो देखिए, ए टू द पावर टी जो है, इसका और एक बार ट्रांसपोज ले लीजिएगा, तो फिर से ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखिएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो फिर वही चीज़ चला आएगा घूम के, है ना। तो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स आपका चला आएगा।
लेकिन अगर A एक मैट्रिक्स है, B एक मैट्रिक्स है, ये उसका प्रोडक्ट हो गया। अगर उसका प्रोडक्ट पॉसिबल है तो प्रोडक्ट A भी होगा। इसका अगर ट्रांसपोज है तो इसको उल्टा साइड से होता है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज होता है। इसको आपको जानना है। ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल ट्रांसपोज इन रिवर्स ऑर्डर। ये A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज नहीं होगा, ये होगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। दिस इज इंपॉर्टेंट। और लेकिन अगर प्लस में है, इसका ट्रांसपोज है, तो ये सिंपली A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज आप कर सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हुआ रिगार्डिंग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अच्छा, अगर A ट्रांसपोज आप समझ गए क्या है? मैट्रिक्स A का रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, कॉलम ऑटोमेटिकली रो में चेंज हो जाएगा, तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A बनेगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अगर घूम के फिर वही आ जाए, ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाए, देन मैट्रिक्स A इज कॉल्ड सिमेट्रिक। तो मैट्रिक्स A को क्या बोलते हैं हम लोग? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर A ट्रांसपोज A तो आए लेकिन माइनस के साथ, मतलब साइन चेंज हो जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक इस केस में। और इस केस में हम लोग मैट्रिक्स A को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। समझ गए? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इफ, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि मैट्रिक्स A मस्ट बी स्क्वायर। देखिए A ट्रांसपोज और A इक्वल कब होगा? आप रो को कॉलम में, कॉलम को रो को चेंज में कर दीजिएगा, उसके बाद भी इक्वल होगा। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड दिस इज ऑल्सो पॉसिबल ओनली व्हेन A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स such that A transpose equal to A, then A is called symmetric. If A transpose equal to minus A, then A is called skew symmetric, provided A is a square matrix. Secondly, if A is a square matrix, A मान लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप इसको अगर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी सिमेट्रिक रहेगा। किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से सिमेट्रिक होता है। इफ A इज सिमेट्रिक, आप A स्क्वायर निकाल लीजिए, A क्यूब निकाल लीजिए, ये सब सिमेट्रिक होगा। समझ गए? इफ A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A स्क्वायर माने 2 बार मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स, 3 बार मल्टीप्लाई होगा, वो सब सिमेट्रिक आएगा, एनी पावर। लेकिन A अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक, A इज स्क्यू वाला अगर है, तो इसका जो ऑड पावर है, A क्यूब, A5, A7, ये सब आपका वही रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। लेकिन उसका जो इवन पावर होगा, A स्क्वायर, A4, A6, ये सब सिमेट्रिक बन जाएगा। समझ गए? अगर A सिमेट्रिक है तो A स्क्वायर, A क्यूब, A4, A5 सब सिमेट्रिक आएगा। A अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो A क्यूब, A5, A7 ये जो ऑड पावर है ये स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, लेकिन जो इवन पावर है ये सिमेट्रिक आएगा। ये चीज़ आप दिमाग में सेट करके रखिए। दूसरा, इफ ये सब तभी पॉसिबल है जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इफ A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आप जानिएगा कि A प्लस A ट्रांसपोज, आपका A स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप A ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा, दोनों को अगर ऐड करते हैं ये हमेशा सिमेट्रिक आएगा। आप एक मैट्रिक्स लीजिए, उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ये दोनों को ऐड कर लीजिए, जो मैट्रिक्स बनेगा आप देखिएगा वो सिमेट्रिक आएगा।
इसको होल्ड करेगा, आप देख लीजिए चेक करके। और अगर आप ए लेते हैं और उसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज, और उसका अगर डिफरेंस ले लेते हैं आप, जैसे ये हुआ, इसमें से इसको घटाइए, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। तो इस तरह से आपको अगर एट रैंडम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है तो एक मैट्रिक्स ले लीजिए, उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, दोनों को ऐड करके लिख लीजिए, सिमेट्रिक आएगा। आपको अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है तो आप एक मैट्रिक्स लीजिए, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लीजिए, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। साथ में देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से वो भी सिमेट्रिक होता है, ये सिमेट्रिक होगा पूरा, सिमेट्रिक होगा ना ये, ठीक है। ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। और ये दोनों को आप अगर जोड़िएगा तो ये ए आ जाता है, ये हाफ ए ट्रांसपोज और ये माइनस हाफ ए ट्रांसपोज कट जाएगा, हाफ ए ए हो जाएगा। तो इन दिस वे ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन आता है, एक मैट्रिक्स को अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उसका डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होता है। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे, इसमें से इसको घटाइएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा, इसमें से जब इसको घटाइएगा तो क्या आएगा जरा देखिए तो, 2 माइनस 2 0 आएगा, 3 माइनस 4 4 माइनस 3 4 माइनस 3 प्लस 1 एंड 5 माइनस 5 0 इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 आएगा, और ये जो बाकी एलिमेंट है ना, ये दोनों का साइन अलग अलग होगा, सेम रहेगा और साइन अलग अलग रहेगा। जैसे ये 1 है तो इधर भी 1 रहेगा, ये माइनस है तो ये प्लस रहेगा, इधर माइनस है तो उधर प्लस होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स diagonal elements always remain 0 and the other elements are same but of opposite sign. corresponding element same होगा लेकिन opposite sign का होगा। जैसे हम यहाँ एक लिख रहे हैं, diagonal तो 0 होना है, 2 3 4 2 3 4, आप किसी एक का साइन चेंज कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, ये -2 -3 -4, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। डायगोनल एलिमेंट 0 रहेगा और इधर जो एलिमेंट है उसी का कॉपी रहेगा इधर, लेकिन साइन दूसरा रहेगा, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका आप ट्रांसपोज लीजिए, ए ट्रांसपोज माइनस ए आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप जानिए। तो दीज थिंग्स यू शुड नो अबाउट symmetric and skew symmetric matrix. Then after, इसके बाद थोड़ा सा और पेशेंसली रहिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो मैट्रिसेस का ये मेन भी है, वो है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स और इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। देखिए ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा, इनवर्स मैट्रिक्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स किसका होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। लेट अस टेक ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर इसके एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल लेते हैं,
सबका को फैक्टर लेते हैं। ये 2 का को फैक्टर क्या होगा? को फैक्टर ऑफ 2 बोलिए। ये -1 का पावर, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है। अब इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, डिटर्मिनेंट में 5 लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट लिखने का जरूरत यहाँ नहीं है क्योंकि सिंगल एलिमेंट है। ये हो जाएगा को फैक्टर ऑफ 2। उसी तरह से को फैक्टर ऑफ 3 क्या होगा? -1 का पावर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट, और 3 का रो और कॉलम छोड़ दीजिए, 4। को फैक्टर ऑफ 4 -1 का पावर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, ये 3। और को फैक्टर ऑफ 5 ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, इसको छोड़ेंगे, ये 2। तो ये हो जाएगा आपका +5, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा +2। को फैक्टर ऑफ 2, को फैक्टर ऑफ 3, को फैक्टर ऑफ 4, को फैक्टर ऑफ 5। ये जो मैट्रिक्स बना, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ cofactors of the elements of A. This is matrix of cofactors of the elements of A. इसका अगर आप ट्रांसपोज ले लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, और इसको लिखते हैं ADJ. So what is adjoint of a matrix? Adjoint of a matrix is the transpose of a matrix of cofactors of the elements of A. या ऐसे बोलते हैं, adjoint of a matrix is the transposed matrix of the matrix whose elements are the cofactors of the elements of A. Elements A का cofactors ले लेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो होगा एडजॉइंट ए। तो समझ गए एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट इज ए ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर कोफैक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अच्छा, देखिए इसका एडजॉइंट निकाले, क्या अंतर आया? देखिए तो ये 2 और 5 जो था ना वो इंटरचेंज हो गया, और ये जो एलिमेंट था वो इंटरचेंज हो गया, ये भी, और साइन चेंज हो गया। नहीं, ये एलिमेंट भी इंटरचेंज हुआ और उसका साइन चेंज हो गया। ठीक है, को फैक्टर ऑफ 4 हुआ -3, को फैक्टर ऑफ 3 हुआ -4। तो इस तरह से एक अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालना हो तो आप सीधा डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए, और जो बाकी दोनों एलिमेंट है उसको इंटरचेंज करके उसका साइन चेंज कर दीजिए। अच्छा, इंटरचेंज होगा या सिर्फ साइन चेंज होगा? ज़रा 1 मिनट आप देख लीजिए। 1 2 3 4 ये है, इसका ज़रा एडजॉइंट निकालिए। तो ये है एडजॉइंट ए, निकालिए। क्या करते हैं, सबका को फैक्टर निकालते हैं। तो देखिए 1 का को फैक्टर 4 होगा, 2 का को फैक्टर 3 होगा, 3 का को फैक्टर 2 होगा, 4 का को फैक्टर 1 होगा, और आगे में वो -1 का पावर लेते हैं ना, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये प्लस होगा, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस होगा, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस होगा, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लस हो जाएगा। इस तरह से आप को फैक्टर निकाल लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, ये एक्चुअली क्या हुआ, देखिए आप ये एडजॉइंट ए मतलब इसका ट्रांसपोज है, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज लीजिए, तो इसका ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में अब लिखेंगे ना, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे। अब जरा इसको और इसको ध्यान से देखिए, इसका भी ट्रांसपोज नहीं किए थे, इसी में कंफ्यूजन हो रहा था। इसका ट्रांसपोज करेंगे तब तो एडजॉइंट ए होगा ना। इसका ट्रांसपोज माने ये जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में आएगा,
और जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम में आएगा। ये हुआ एडजॉइंट है। ज़रा ध्यान से देखिए दोनों को, दो एग्जाम्पल हो गए। इसका एडजॉइंट है ये। एडजॉइंट में कुछ नहीं, ये खाली डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिए और ये एलिमेंट एज इट इज़ रहेगा, इंटरचेंज नहीं होगा। सो गलत कॉन्सेप्ट मत रखिए। ये हमको लगा कि ये एडजॉइंट है, एडजॉइंट नहीं है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तब ये एडजॉइंट होगा। अब ये एडजॉइंट है तो देखिए ये एलिमेंट सेम रहेगा एज इट इज़, खाली साइन चेंज होगा, माइनस कर दिए, प्लस था तो। इसका एडजॉइंट यहाँ 4 यहाँ 1 और इसमें माइनस कर देंगे। जैसे एक मैट्रिक्स है ये 3 4 -1 2 मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालिए। डायरेक्ट एडजॉइंट मानो ट्रांसपोज नहीं, डायरेक्ट जब एडजॉइंट आप लिखिएगा तो ये 3 4 को इंटरचेंज कर दीजिएगा ऐसे, और ये दोनों जो है ना सेम रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये होगा आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इस तरह से एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखते हैं। एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि ये जो एडजॉइंट लिखने का शॉर्टकट तरीका आप देख रहे हैं, दिस इज ट्रू ओनली फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो ये सेकेंड ऑर्डर वाला में ही ये पॉसिबल है, थर्ड ऑर्डर वाला में ये नहीं चलेगा। थर्ड ऑर्डर वाला में ऐसे ही सबका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकाल के लिखेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तब होगा एडजॉइंट। समझ गए? दिस इज ओनली ट्रू फॉर ए सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉट फॉर थर्ड ऑर्डर। इसके बाद आपका इनवर्स, देखिए फटाफट इनवर्स बता देते हैं, उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देते हैं और फिर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का थ्योरीज बता देते हैं। हो जाएगा और 15-20 मिनट, थोड़ा पेशेंसली बैठिए, सारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब एक मैट्रिक्स है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर एक ऐसा मैट्रिक्स मिले B, इफ इट इज पॉसिबल टू फाइंड B सच दैट A इंटू B चाहे B इंटू A, ये दोनों ही अगर यूनिट मैट्रिक्स बन जाए, दोनों का प्रोडक्ट, A इज ए मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स ऐसा B मिलता है कि उसके साथ प्रोडक्ट करने पर यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा, सेम ऑर्डर का, जितना ऑर्डर का A है उतना ही ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स बन जाए, then this B is called inverse of A, inverse matrix of A, और inverse matrix of A is denoted by this symbol A inverse. A is a square matrix if there exists a matrix B such that AB equal to BA equal to unit matrix I, then B is called inverse matrix of A. Inverse matrix of A is denoted by A inverse. तो A इंटू वही B, मैंने जो इन्वर्स मैट्रिक्स है उसको इस नोटेशन से डिनोट करते हैं, तो A इंटू A इन्वर्स या फिर A इन्वर्स इंटू A, ये इक्वल टू I हो जाएगा। नहीं, तो दिस इज व्हाट इज इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है ना, जैसे ये जो A इन्वर्स निकला है मैट्रिक्स A का इन्वर्स, ये हमेशा यूनिक होता है, यानी A का इन्वर्स मैट्रिक्स A इन्वर्स है, कोई और दूसरा मैट्रिक्स उसका इन्वर्स नहीं बन सकता है। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक, उसका प्रूफ भी किए हैं वो वीडियो सब में दिखेगा, यहाँ प्रूफ नहीं करते हैं, काफ़ी लेंदी हो जाएगा नहीं तो। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक। अच्छा, ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इन्वर्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये बात आप ध्यान में रखिए। इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इन्वर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और ये सब कुछ रिजल्ट है, जैसे ए बी उसका अगर इन्वर्स है
तो ये हो जाता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए बी का इनवर्स को नॉट ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, रिवर्स ऑर्डर में चलता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अगर ए ट्रांसपोज है और उसका इनवर्स है तो दिस विल बी सेम एज ए इनवर्स इट्स ट्रांसपोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इनवर्स इक्वल टू ए के इनवर्स का ट्रांसपोज, दोनों सेम होता है। ठीक है, ये आपका 3 के लिए भी होता है। जैसे ए बी सी है, 3 मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स तो उल्टा साइड से चलेगा, सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और कोई मैट्रिक्स है इनवर्स, उसका फिर से इनवर्स लीजिएगा तो ए आ जाएगा। इनवर्स का इनवर्स कीजिएगा तो फिर ए आएगा। ये मैट्रिक्स में होता है कि नहीं, थोड़ा सा हमको भी कंफ्यूजन है यार। ए इनवर्स का इनवर्स, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ए आता है। इसको थोड़ा सा अभी मत लिखिए, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, क्या ए आएगा या नहीं। ठीक है, उसको थोड़ा सा एक हम चेक करेंगे। ए बी इनवर्स इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ए बी सी अगर 3 है उसका इनवर्स है तो इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में प्रोडक्ट होता है। तो दीज आर properties of inverse of a matrix. If A is symmetric then A inverse is also symmetric. चलिए ये सब चीज़ समझिए। अब जो सबसे खास है वो आप देखिए। आप एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स देखें, आप इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स भी देख लिए कि इनवर्स क्या होता है। इनवर्स ए का इनवर्स को ए इनवर्स लिखा जाता है और ए इंटू ए इनवर्स यूनिट मैट्रिक्स हो जाता है, चाहे ए इनवर्स इंटू ए लिखिए। दिस इज व्हाट इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट। कोई मैट्रिक्स है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, उसको लिखते हैं ए डी जे ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है। ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, इसको दिमाग में सेट करके रखिएगा। ये एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए इज ए मैट्रिक्स। तो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिक्स आएगा, याद रखिएगा। और ये आएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आई। आई ये जितने ऑर्डर का है उतने ही ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स होगा उधर। इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n तो इधर आई n होगा। If A is a square matrix of order n, order n अगर है तो ये In होगा। If A is a square matrix of order n, n ऑर्डर का है तो A इंटू एडजॉइंट A होगा डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A इंटू In। अगर ये 3rd ऑर्डर का है तो I3 होगा, 2nd ऑर्डर का है तो I2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जरा देखिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ A और वो डिटर्मिनेंट A को इधर नीचे ले आते हैं, इक्वल टू तो वही यूनिट मैट्रिक्स हो गया। फिर चाहे जो ऑर्डर का हो ऑर्डर तो सेम रहेगा। तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करने के बाद I आ रहा है। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दिस इज योर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। यही तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए को ऐसे मल्टीप्लाई करने से ना आई आता है यूनिट मैट्रिक्स। तो इसीलिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू। ये होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। लेकिन ये चीज़ 0 नहीं आना चाहिए, अदरवाइज उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। तो इसमें कंडीशन ये है कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर, तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स ए जो है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तभी उसका इन्वर्स निकलेगा। ए इन्वर्स इज एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
रिजल्ट है। और एक खास चीज़ है यहाँ जिसको आप समझ लीजिए, और ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट। देखिए A इंटू एडजॉइंट A इज ए मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है क्योंकि ये यूनिट मैट्रिक्स है ना, उसके साथ ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो मैट्रिक्स बनेगा। इस टाइप का है ये I मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो ये डिटर्मिनेंट A ऐसा n ऑर्डर का, फिर यहाँ डिटर्मिनेंट A, ऐसे है ना। ये मैट्रिक्स है। थर्ड ऑर्डर का रहेगा तो 3 ठो, 4 ऑर्डर का रहेगा तो 4 ठो। अब इसका अगर आप डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A, A इंटू एडजॉइंट A, इसका अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू आप लेते हैं तो क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट होगा ना, तो इसका डिटर्मिनेंट ऐसे ही होगा ना, डिटर्मिनेंट A ऐसा n ऑर्डर चलेगा, फिर 0 यहाँ डिटर्मिनेंट A आएगा, 0 0 ऐसे करके ऐसे उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो एक डिटर्मिनेंट जो डायगोनल वाला हो, इस टाइप का डिटर्मिनेंट, जरा देखिए 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये डिटर्मिनेंट है ना, इसका वैल्यू होगा 1 इंटू 2 इंटू 3। ये डिटर्मिनेंट एलिमेंट का प्रोडक्ट हो जाता है। समझ रहे हैं बात? एक डिटर्मिनेंट अगर सब एलिमेंट 0 है, खाली डायगोनल है उसका, तो इसका वैल्यू कितना होता है? ये डिटर्मिनेंट एलिमेंट का प्रोडक्ट। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये n ऑर्डर का है, n रो है और n कॉलम है। ये इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो ये डिटर्मिनेंट A ऐसा कितना रो है? 1 2 3 4 करके n रो है, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा? ये डिटर्मिनेंट A का पावर n हो जाएगा। अगर थर्ड ऑर्डर का रहता तो डिटर्मिनेंट A 3 आता, क्यूब होता। 4 है तो 4 बार मल्टीप्लाई होगा, n है तो n आ जाएगा। ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये एक वैल्यू है, क्योंकि इधर भी एक वैल्यू है ना, ये मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट। तो आप याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A इज A टू द पावर n, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A, इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A। एक चीज़, अगर दो मैट्रिक्स है A B, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B। तो वैसे यहाँ पे डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A, तो एक ठो कट जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज डिटर्मिनेंट A टू द पावर n-1। और एक रिजल्ट है, इसका डेरिवेशन भी हम वहाँ डिटेल में किए हैं, जो एडजॉइंट वाला वीडियोस है उसमें इसका डेरिवेशन डिटेल से किया गया है। ये देख लीजिए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A, एक मैट्रिक्स के A का एडजॉइंट का अगर फिर से एडजॉइंट लेते हैं, ये रिजल्ट समझिए, ये रिजल्ट समझिए। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A, ये होता है डिटर्मिनेंट A टू द पावर n-2 इंटू A, मैट्रिक्स है, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है तो ये एक कांस्टेंट है, इंटू A। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A टू द पावर n-2 A। ये एक रिजल्ट है एडजॉइंट से रिलेटेड। तो ये सब कुछ खास रिजल्ट थे एडजॉइंट
ऑफ ए मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स से रिलेटेड जो आपको जानना था। ठीक है, अब कुछ जो सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस फॉर सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स का यूज़ करके। 10 मिनट और, ठीक है। तो देखिए ये लास्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको बढ़िया से पहले मिटा लेते हैं बोर्ड को और बढ़िया से बताते हैं आपको। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। लेट अस सी हाउ कैन वी सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसको बोलते हैं, देखिए जरा। D1 A2x B2y C2z D2 A3x B3y प्लस C3z इक्वल टू D3। यहाँ देखिए 3 इक्वेशन है, 1 2 3 और 3 वेरिएबल का है, तो दिस इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन। देखिए ऐसा भी तो हो सकता था, इधर 0 भी हो सकता है, C2z इक्वल टू 0, ये सब 0 0 देखिए लाइट से 0 0 है ना। A3x B3y C3z इक्वल टू 0, ये राइट साइड में सब 0 0 है। दिस इज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस। इसको क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस। और ये क्या है, इसको बोलते हैं होमोजीनियस। ठीक है, this type of system of equations are called non-homogeneous system of equation, and when right side 0 then it is called homogeneous system of equations। दो चीज़ क्लियर हो गया। तो हम लोग अलग अलग से सीखेंगे कि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और फिर ये होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों ही केस में ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये चाहे ये, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ax इक्वल टू बी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर जहाँ ये a जो है ना, a आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, x y z का कोफिशिएंट लिखते हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और ये x जो है, ये x होता है कॉलम मैट्रिक्स x y z। और ये जो है आपका b, ये b है आपका इधर कांस्टेंट वाला, d1 d2 d3, ये आपका b होता है। समझे बात। तो देखिए ये पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं ax इक्वल टू बी, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आ जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z। फिर इक्वेट करेंगे ना, इक्वल टू b है ना, तो इधर d1 हो जाएगा, a2x b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। तो ये पूरा सिस्टम को हम लोग ax प्लस b लिख सकते हैं। ठीक है, इस सिस्टम को क्या लिख सकेंगे, इसको ax इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आएगा क्योंकि राइट साइड में 0 है। ax यही होगा, ये x, तो ax कीजिएगा तो ये चीज़ आ जाएगा इक्वल टू 0, मतलब ये नंबर 0 नहीं है, 0 मैट्रिक्स है, एक कॉलम मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर 0। समझ गए बात। अच्छा,
दोनों ही केस में हम लोग सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। और मान लीजिए डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया। सपोज ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये अगर 0 आया तो हम लोग इसमें 2 केसेस निकालेंगे। इसको थोड़ा ठीक ठीक लिखते हैं साफ साफ। डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, ये अगर 0 आता है, ठीक है, तो 0 आने के बाद हम लोग 2 केसेस होगा, एडजॉइंट ए इंटू बी, ये चीज़ हम लोग निकालेंगे। अगर ये एडजॉइंट ए इंटू बी भी 0 आता है तो आपका होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर ये हो गया नॉट इक्वल टू 0 तो फिर नो सॉल्यूशन। आप इसको रखें याद कि अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हुआ तो उसमें 2 केसेस अराइज होंगे, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या तो नो सॉल्यूशन होगा। और उसको कैसे चेक करेंगे, हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे, फिर एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। और एडजॉइंट ए इंटू बी भी अगर 0 आता है तो होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और एडजॉइंट ए इंटू बी अगर 0 नहीं आके कोई और नंबर आता है, नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो आपका नो सॉल्यूशन। समझ गए। और डिटर्मिनेंट ए मान लीजिए नॉन 0 आता है, या तो 0 आएगा या तो 0 नहीं आएगा, इस केस में हम बता रहे हैं, तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। और वो यूनिक सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू ए इनवर्स बी। इससे आपका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। x मतलब एक्स वाई जेड, और a इनवर्स b निकालिएगा ना, ये भी इसी तरह का एक कॉलम मैट्रिक्स आएगा। ये कॉलम मैट्रिक्स है, उधर एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। 2 मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है, तो वहाँ से हम लोग एक्स वाई जेड निकाल लेंगे। तो अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स तो हमारे पास है, हम ए इनवर्स निकालेंगे और b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स बी एक कॉलम मैट्रिक्स आएगा, वहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इन केस ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन वी फर्स्ट फाइंड डिटर्मिनेंट ए। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आता है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा गिवन बाय x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया तो आइदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। फॉर दैट वी फाइंड एडजॉइंट ए इंटू बी। इफ एडजॉइंट ए इंटू बी गिव्स यू 0 then there will be infinitely many solution. अगर adjoint a into b non zero आता है तो no solution. This is the process to solve a system of non homogeneous equation. बात समझिए। अब आइए उसमें homogeneous के केस में। homogeneous के केस में इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, इधर मिटा लेते हैं इसको। होमोजेनियस के केस में भी हम लोग डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। और अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, 0 आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर ये 0 नहीं आया तो होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन ये यूनिक सॉल्यूशन जो है ना, ये होता है
x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, तीनों 0 होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब फिक्स्ड है 0 0 0। इन केस ऑफ होमोजीनियस इसमें नहीं, इसमें दो ही है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, यही यूनिक सॉल्यूशन होता है। 0 0 0 इसको तो सेटिस्फाई करेगा ही ना। अगर ये नहीं होगा तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कोई और तीसरा केस इसमें नहीं है। ठीक है, अब अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आया तब तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 सॉल्यूशन हो गया आपका आंसर। अगर ये 0 आ गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं इसको एक सवाल बना दिए हैं हम, आई थिंक पार्ट 13 में, कि इनफाइनाइट के केस में कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम लोग दिखाते हैं, तो उसको आप देखिएगा। तो वो जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिखाने का प्रोसेस है जो 13 में, पार्ट 13 में है, अगर इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए, मतलब डिटर्मिनेंट ए अगर 0 आ जाए और साथ में एडजॉइंट a इंटू बी भी 0 आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो उस इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन वैसे ही निकालेंगे जैसे उसमें निकाले थे। तो आप इसका या इसका किसी एक का इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने का आप प्रोसेस सीख लेंगे। तो इसका हम एक सवाल बना दिए हैं पार्ट 13 में कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो उसी तरह से अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात आई तो इसमें भी हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इज द प्रोसेस और थ्योरी टू सॉल्व ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड वेदर योर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस। तो इतना चीज़ था जो आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में सीखना है और सीख करके दिमाग में सेट करके रखना है। और कुछ सवाल आपको तो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, कुछ सवाल वीडियोस में बना दिए हैं, ठीक है, कुछ अपने से भी 2-4 प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इतना सारा चीज़ था जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में डिस्कस करना था। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।